पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम भारत सरकार की निधियों, भारत सरकार के कोष पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, संघ सरकार की प्रमुख 3 निधियां कोष, खजाने, अकाउंट हैं। यानी भारत सरकार की 3 प्रमुख निधियां हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। यानी भारत सरकार अपनी आय है वो किस कोष में जमा करती है और भारत सरकार को जो व्यय करना है उस पैसे को कहां से वो लेती है, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार की जो मुख्यतः 3 निधियां हैं, 3 कोष हैं। तो एक तो है संचित निधि, ठीक, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 खंड 1 में है। दूसरी है लोक लेखा निधि, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 खंड 2 में है। तीसरी निधि है आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। ठीक है, यानी भारत सरकार की प्रमुख 3 निधियां हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि है उसका उल्लेख अनुच्छेद 266 खंड 1 में, लोक लेखा निधि का अनुच्छेद 266 खंड 2 और आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 में है। लोक लेखा निधि इसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रमुख निधियां हैं भारत सरकार की। अब हम बारी बारी से इन तीनों निधियों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संचित निधि पर। संचित निधि, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्रित कर, राजस्व जमा, लिए गए ऋण जमा, किए जाते हैं। संचित निधि यानी यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्रित कर, राजस्व, लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर शुल्क आदि। यानी ऐसे कर जो समस्त कर हैं भारत सरकार द्वारा लिए गए, जो राजस्व जमा है, ऋण जमा है, इसमें किए जाते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर शुल्क आदि। ठीक है, अब ये तो होगी इस निधि में क्या जमा किया जाता है। ठीक है, यानी अब इसमें सरकार की नियमित आय जमा की जाती है। संचित निधि में सरकार की नियमित आय जमा की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। जो संचित निधि है यानी इस निधि पर संसद का नियंत्रण होता है।
ठीक है। संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है, यानी कोई भी धन बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के संचित निधि में से ना तो कोई धन निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता। यानी सीधी सी बात है, संसद की स्वीकृति के पश्चात ही सरकार अपने खर्चों का जो वहन है इस निधि से करती है। सरकार को अपने खर्च करने के लिए इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, यानी जो सरकार ने इसमें अपनी आय जमा की है वो भी हमने देख ली, और ये भी देख लिया जो सरकार इसमें से खर्च निकाल रही है। तो चाहे जमा करना हो, चाहे निकालना हो, चाहे भारित हो, इसके लिए क्या है, सरकार को संसद की मंजूरी, अनुमति की जरूरत होती है। अब हमने यहाँ पर भारित भी देखा है, भाई निकालना या जमा करना, और उसके बाद हमने देखा है भारित भी नहीं किया जा सकता। तो इसे भी देख लेते हैं हम। संचित निधि से दो प्रकार के खर्च या व्यय होते हैं, दो प्रकार की, यानी सरकार दो प्रकार के खर्च या व्यय करती है। एक तो है भारित व्यय, यानी संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा है संचित निधि से किए गए व्यय, जिन्हें हम सामान्य खर्च भी कहते हैं या मतदेय व्यय भी कहते हैं। ठीक है, और एक है संचित निधि पर भारित व्यय, और एक है संचित निधि से किए गए व्यय, यानी सामान्य खर्च भी कहते हैं, मतदेय व्यय भी कहते हैं। ठीक है, जो भारित व्यय है ये क्या है, बिना संसद की स्वीकृति के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित व्यय दोबारा बता देता हूं, ये वे व्यय होते हैं जो बिना संसद की स्वीकृति के संचित निधि पर भारित होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि संचित निधि से बिना संसद की स्वीकृति के ना तो धन निकाला जा सकता, ना जमा किया जा सकता, और ना भारित किया जा सकता, हमने ये देखा था। तो संचित निधि उससे दो प्रकार के खर्च या व्यय होते हैं, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय और एक संचित निधि से किए गए व्यय, जिन्हें मतदेय व्यय कहते हैं या सामान्य खर्च कहते हैं। तो ये भारित व्यय वे व्यय होते हैं जिनको करने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, यानी ये बिना संसद की स्वीकृति के संचित निधि पर भारित होते हैं। हाँ, इन पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है, यानी वोटिंग नहीं होती है, नहीं होता है, ये ध्यान रखना। चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है, संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जबकि संचित निधि से जो किए गए व्यय हैं, सामान्य खर्च हैं, उन पर क्या है, संसद में मतदान कराया जाता है, तभी तो इनको मतदेय व्यय कहा है। यानी सरकार को इन सामान्य खर्च के लिए संसद में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है, विनियोग विधेयक, और विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। आगे जो हम बजट का पार्ट 2 है उसमें विनियोग विधेयक पे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है, और जब ये विनियोग विधेयक पारित होता है तभी सरकार ये खर्च कर सकती है, इसीलिए इन्हें मतदेय व्यय कहते हैं। इन खर्च के लिए संसद में मतदान होता है, इसके लिए विनियोग विधेयक सरकार को प्रस्तुत करना पड़ता है, यानी इस व्यय को करने के लिए सरकार को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है, जबकि इनके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से ऐसे व्यय हैं उनके लिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें
तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते व पेंशन यानी अन्य खर्च, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ठीक है। जो भारत सरकार की संचित निधि की बात कर रहे हैं, भारित व्यय की, उसमें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, ठीक है। और देखें तो सीएजी, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक है। यानी ये जो भारित व्यय है, इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, ये संविधान द्वारा स्वीकृत होते हैं वे, या संसद विधि बनाकर इनको स्वीकृत करती है। और इनमें हमने देखा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य खर्च जो भी हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के, ठीक है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी पेंशन और सीएजी। और इसके अलावा भी जो संसद विधि बनाकर इस निधि पर भारित व्यय स्वीकृत करती है वे भी, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। यानी दो प्रकार के खर्च हैं, भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय यानी मतदेय व्यय, ठीक है। इनके लिए संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, जबकि इनके लिए है, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा आगे और देखते हैं। संचित निधि के 3 भाग होते हैं। राजस्व लेखा, पूंजी लेखा और ऋण लेखा, ठीक। अगर हम इन पे चर्चा करें तो राजस्व लेखा यानी इसमें समस्त करों, शुल्कों और सेवाओं की फीस, जुर्मानों, जब्तियों यानी फाइन और प्लेंटी, सभी टैक्स, शुल्क, सेवाओं की फीस, इनसे प्राप्त सरकार की जो आय है वो जमा और उनसे किए जाने वाले व्यय राजस्व लेखे में आते हैं, ठीक है। और पूंजी लेखा है, इसमें जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, भवन, मशीनरी, इनकी जो वर्दी करनी है या इनका जो निर्माण करना है उसके लिए किए जाने वाले वे पूंजी लेखा व्यय हैं, ठीक है। यानी राजस्व लेखा में तो सरकार करों, शुल्कों, सेवाओं की फीस, जुर्मानों, जब्तियों से सरकार की प्राप्त आय, ठीक है, और उनसे किए जाने वाले वे। और पूंजी लेखा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, भवन, मशीनरी, इनकी वर्दी करनी है या इनका निर्माण करना है, इस उद्देश्य से किए जाने वाले वे। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना, कोई भी परियोजना है उसको चालू करने तक, उसके निर्माण से चालू करने तक जो भी व्यय किए जाएंगे वो पूंजीगत लेखे के अंतर्गत आएंगे लेखा में। लेकिन बाद में जो रख रखाव और मरम्मत पर व्यय किया जाएगा वो राजस्व लेखा में आएगा, ठीक है। और ऋण लेखा सरकार की ली गई उधार धनराशि, उधार धनराशियां,
ठीक है। और उधार धनराशियां या जो उधार है उसकी बात करें तो एक तो होती है अस्थाई यानी अल्पकालिक ऋण और एक होती है स्थायी ऋण। ठीक है, यानी हमने यहां देखा कि संचित निधि के तीन भाग है, राजस्व लेखा, पूंजी लेखा और ऋण लेखा। इसमें तो क्या करो शुल्कों से इनसे प्राप्त आय और व्यय, और इसमें कोई परियोजना है उसका जो वृद्धि करनी है या उसका कोई निर्माण करना है इस उद्देश्य से किया व्यय। मरम्मत और रख रखाव वाला जो है वो इसमें राजस्व में आएगा, और सरकार की जो उधार धनराशि है वो ऋण लेखा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो अल्पकालिक ऋण और स्थायी ऋण। ठीक है, हमें पॉलिटी के हिसाब से इतना काफी है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि जिसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इस निधि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी अन्य लोक राशियां जमा की जाती है। यानी लोक लेखा निधि में भारत सरकार या उसके द्वारा प्राप्त अन्य जो लोक राशियां हैं वो इसमें जमा की जाती है। यानी संचित निधि में जमा के अलावा, यानी जो संचित निधि में जमा धनराशियां हैं उनके अलावा भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य लोक राशियां इसमें जमा की जाती है। अब हम देखेंगे वो कौन सी अन्य लोक राशियां होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें भविष्य निधि जमा, जिसे हम पीएफ कहते हैं। ठीक, बचत, बैंक बचत, एफडी हो गई, पोस्ट ऑफिस में की जो बचत है, बैंक की बचत है, एलआईसी वगैरह है। ये जो सारी धनराशियां ये कहां जमा की जाती है? लोक लेखा निधि में। यानी आप समझ गए, लोक लेखा निधि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य लोक राशियां रखी जाती है जो संचित निधि में जमा के अलावा होती है। ठीक है, और जैसे पीएफ है, भविष्य निधि जमा है, बचत है, बैंक बचत जमा है, ठीक है, विभागीय जमा है, न्यायिक जमा है। जैसे मान लो किसी ने ठेकेदार ने सिक्योरिटी के रूप में राशि जमा कराई है, वो है। यानी ये सभी राशियां लोक लेखा निधि में जमा की जाती है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, इस निधि में जो जमा धनराशि है वह सरकार की नहीं होती है। इस लोक लेखा निधि में जो सरकार ने धनराशि जमा की है वो राशि कहां से आई है? जैसे हमने ये कई देखे हैं, भविष्य निधि, बचत या विभागीय जमा, न्यायिक जमा, ये है। और ये ऐसी राशि है जो सरकार की नहीं है। फिर किसकी है? क्योंकि इस राशि को कभी ना कभी उन व्यक्तियों को लौटाना पड़ता है जिन्होंने इसे जमा किया है। जैसे मान लो कोई सर्विस कर रहा है तो उसका जो पीएफ कटता है वो एक बार जमा होता है, लेकिन वो बाद में उसको निकाल सकता है। एफडी है, ठीक है, उसको हम वापस निकालते हैं। बचत है, बैंक की बचत है, वो जमा करवाते हैं लेकिन वापस निकालते हैं। ठीक है, यानी इस राशि पर सरकार, ये राशि सरकार की नहीं होती है, क्योंकि इस राशि को कभी न कभी उन लोगों को, उन प्राधिकारियों को, उन व्यक्तियों को लौटाना होता है जिन्होंने इसे जमा किया है। ठीक है, और इसलिए क्या है, इस निधि पर संसद का नियंत्रण नहीं है।
संसद का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब हमने देखा संचित निधि है, उससे पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि लोक लेखा निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी इस निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, इस निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण नहीं होता, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है इस निधि पर। और इस निधि में से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है, ये उन लोगों को लौटाना है जिन्होंने इसे जमा किया है, और ये वो जमा है जो संचित निधि में जमा के अलावा है। और एग्जाम्पल के तौर पर पीएफ वगैरह, एफडी वगैरह, विभागीय जमा, न्यायिक जमा, ये ऐसी जमा है। ठीक है, और इसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक, आप इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे लोक लेखा निधि को। अब हम देखते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। अब पहली बात तो यह है कि जो संचित निधि और लोक लेखा निधि थी, जो संचित निधि और लोक लेखा निधि थी, इनका गठन है संविधान द्वारा किया गया है, यानी इनका सृजन संविधान द्वारा किया गया है। यानी संविधान में प्रारंभ से ही क्या है, शुरू से ये दोनों निधियां थी, संचित निधि और लोक लेखा निधि। जबकि आकस्मिक निधि है ये बाद में जोड़ी गई है, यानी आकस्मिक जो निधि है वो संसद द्वारा गठित की गई है, संसद द्वारा गठित है। लोक लेखा निधि और संचित निधि संविधान द्वारा सर्जित है, ये प्रारंभ से ही है संविधान में, जबकि आकस्मिक निधि को संसद द्वारा गठित किया गया है बाद में। यानी 1951 में एक अधिनियम द्वारा क्या है, आकस्मिक निधि को अनुच्छेद 267 में ऐड किया गया है संसद द्वारा। आप समझ गए होंगे ये दोनों संविधान द्वारा सर्जित है और ये संसद द्वारा गठित है। ठीक है, अब जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यानी राष्ट्रपति के अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, यानी कार्यपालिका। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के अधीन है, इसका मतलब क्या हो गया, इस निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यानी संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसका जो गठन है, इसका जो गठन है संसद द्वारा किया गया है, और संसद ये तय करती है कि इसमें कितना पैसा होगा, इसमें कितना पैसा होगा, तय संसद करती है कि इसमें कितना पैसा होगा। और अधीन किसके, राष्ट्रपति के। यानी आकस्मिक निधि में से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें कितना पैसा होगा ये संसद ही तय करती है। तो पहले इसमें 50 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जबकि अभी 500 करोड़ रुपए इसके अंदर रखे गए। ठीक है, और इस निधि का गठन ही इसलिए किया गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए जब सरकार को अचानक धन की जरूरत पड़ जाए, और मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को अचानक धन की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है, तो उस समय क्या है, सरकार इस निधि में से धन निकाल के खर्च कर सकती है। इसीलिए इस निधि का गठन किया गया है, क्योंकि आपने देखा संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए
सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है, इसलिए सरकार संसद में विनियोग विधेयक रखती है। ठीक है, लेकिन मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अचानक से जरूरत पड़ गई और इतना टाइम भी नहीं है और पैसे की जरूरत है, तो उस आकस्मिक खर्चे के लिए इस निधि को बनाया गया है, ताकि सरकार उस आकस्मिक खर्चे के लिए इस निधि में से पैसा निकाल सके। ये निधि राष्ट्रपति कार्यपालिका के अधीन होती है, इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस निधि को बनाया गया है। और इसमें कितना पैसा होगा ये संसद तय करती है, लेकिन पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी संसद की स्वीकृति के बिना धनराशि निकाली जा सके। उम्मीद है आज मैंने जो आपको ये 3 निधियां बताई भारत सरकार की, लोक लेखा निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि, वो समझ में आई होगी। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।